हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और जो आगे ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सकें और आपको वो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका हायर क्लासेस तक आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे, आपको हर जगह मिलेगा ये। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? सो विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टुडे एंड विल प्रोसीड in a very systematical manner. So first one is thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of transformation of heat energy into other forms of energy and vice versa. हीट एनर्जी को ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सबको स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स समथिंग विच इज़ इन मोशन, तो उसे डायनेमिक्स में कहा जाता है। तो हीट इन मोशन विच इज़ टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो उसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अब एक और डेफिनेशंस हैं कुछ बेसिक जिससे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम को, अच्छा जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें हम ये वर्ड्स बहुत यूज़ करेंगे कि सिस्टम, सराउंडिंग, है ना, यूनिवर्स, ये चीज़ें आपको यहाँ यूज़ होंगी। ये क्या होता है? मान लीजिए अभी क्या है, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक, तो वो मेरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, सिस्टम के अंडर आएगा। और जो बाकी जो चीज़ें होंगी उस सिस्टम को छोड़ करके वो किसके अंदर आएंगी, सराउंडिंग के अंदर आएंगी। ठीक, मान लीजिए मैं कोई भी बेसिक सा वो कर रही हूँ, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसमें मैं वाटर को ही बॉईल कर रही हूँ मान लीजिए, ठीक है, और उसका जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसको मैं कोरस्पॉन्डिंग नोट कर रही हूँ। तो वो जो मेरा सेटअप होगा ना, जिस सेटअप में मैं बॉइलिंग ऑफ वाटर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो जो मेरा एक्सपेरिमेंट सेटअप है जो हो रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा, सिस्टम। और उसके बाहर की जो चीज़ें हैं जितनी भी उससे उससे बाहर है उसको मैं क्या बोलूँगी, सराउंडिंग। तो ये जो सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर के क्या बनाएंगी, मेरी यूनिवर्स को सेटअप करेंगी। ठीक, ये जो ना मिलके वो क्या बनाएंगी, यूनिवर्स। तो यहाँ हम जो वर्ड सिस्टम बार बार आपको डिफाइन करेंगे, बार बार कहेंगे कि सिस्टम। सिस्टम मेरा मतलब है कि जो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर माई कंसिडरेशन, जिसे मैं कंसिडर करके चल रही हूँ, जिस जगह पे जिस पोर्शन को या एक्सपेरिमेंट को लेकर के एज अ एग्जाम्पल हम आगे स्टडी कर रहे हैं, उसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम की। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स like pressure, volume, temperature and mass that characterize the system doesn't change with time. इसका मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम को अगर आप कहते हो कि वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जिसमें जो आपका स्टेट है वो चेंज ना हो, इक्विलिब्रियम एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, है ना, नॉर्मल। अब हमारे वर्ड्स में हम लोग ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी जो लार्ज क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम इजीली मेजरेबल कर सकते हैं, है ना, जिनके चेंज को, उन्हें हम लोग मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स बोलते हैं, या मैक्रोस्कोपिक वर्ड से आप पहले भी क्या हैं कि आप फेमिलियर हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। तो इसमें जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे किसी भी सिस्टम के, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, a gas enclosed in a rigid container and insulated completely from its surrounding is in a state of thermodynamical equilibrium. जैसे मान लीजिए एक आपका कोई भी कंटेनर है, किस तरह का कंटेनर है, वो इंसुलेटेड कंटेनर है और उसके अंदर कोई भी आपने गैस फिल की है, तो अब क्या है, उस गैस के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता क्योंकि जो कंटेनर है वो पूरा का पूरा इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड होने का मतलब है कि वो कंडक्ट नहीं करा, ना तो बाहर की हीट अंदर एंटर कर सकती है उस कंटेनर के, ना ही अंदर कोई हीट जोन सी है वो बाहर जा सकती है, क्योंकि वो कंटेनर जोन सा है वो इंसुलेटेड है, पूरी तरह से कंडक्टिंग नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह के अंदर। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सबसे पहला जो लॉ हमारा आता है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा ये जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ व्हेन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, हमने इसमें दो सिस्टम ले लिए ए एंड बी, दे आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। कहने का मतलब है अगर आपने दो सिस्टम ए और बी लिए, दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, किसके साथ, सिस्टम सी के साथ। तो जो सिस्टम ए और बी होंगे वो भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है,
थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी हीट चेंज नहीं हो रही सिस्टम की, और हीट को डिफाइन करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। यानी अगर किसी भी सिस्टम का हम कहेंगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा विद टाइम, तो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है वो सिस्टम। ठीक, इन्होंने कहा है कि मान लीजिए अगर ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इन दोनों सिस्टम्स का क्या है, आपका टेम्परेचर सेम है, और बी एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक, यानी बी और सी का भी क्या है, टेम्परेचर सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो ए और बी हैं वो भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उनका जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। यानी ए, ठीक, ए अगर सी के साथ सेपरेटली, दोनों ए और बी सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो एक दूसरे के साथ यानी आपस में भी वो क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। अब हमने जो सी कंडक्टिंग वॉल या डायाथर्मिक वॉल दिखाई गई है, ये कंडक्टिंग वॉल क्या करेगी, इट विल अलाउ द हीट टू पास फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर सिस्टम। और इन दोनों के बीच में मैंने क्या दिखाया है, एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल क्या करेगी, कोई भी हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगी, हीट ट्रेवल नहीं करने देगी। ठीक, वो उसी के अंदर रहेगी हीट जो सी है। So temperature is the only physical quantity that determine whether two system are in thermal equilibrium or not। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा आपको, दो सिस्टम आपने कह दिया कि A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द C, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, आप दोनों का टेम्परेचर नोट करोगे, जो टेम्परेचर A का होगा वही C का होगा। अगर इन दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा, तभी हम कहेंगे कि दोनों के दोनों सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अब आप क्या करोगे, बी और सी का टेम्परेचर नोट करेंगे, तो आप देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का भी जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो ये सिस्टम है वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इन रिटर्न हम देखेंगे कि इन दोनों का भी टेम्परेचर ऑफकोर्स सेम ही होगा, क्योंकि ए और बी भी इस लॉ के अनुसार फिर थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी के अंदर जो टर्म्स हम डिफाइन करेंगे वो है हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बेस पे। हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, एंड दिस फ्लो इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। ऑफकोर्स आपने देखा है कोई भी आपकी हॉट सब्सटेंस है ना, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक थोड़ा कोल्ड सब्सटेंस है, तो क्या हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है आपकी, फ्रॉम जहाँ हायर टेम्परेचर है, जो ज़्यादा गर्म है ना आपकी बॉडी या सब्सटेंस, उससे थोड़े ठंडे वाले पे हीट जो सी आपकी फ्लो करती है। और ये फ्लो कब तक चलता रहता है, जब तक कि दोनों बॉडीज या दोनों सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो हीट तो आपको पता ही, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एज वेल। नेक्स्ट आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक मटेरियल के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे पार्टिकल्स, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास दो तरह की एनर्जीज होती हैं। एक, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडमली मोशन में रहते हैं, तो उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और दूसरी क्या होती है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन और उनकी पोजीशन की वजह से उनके पास जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की इन दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम लोग टोटली क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ दैट पार्टिकल। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आपको पता है कौन सी होती है, काइनेटिक। एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यू से हम डिफाइन करते हैं इसको, तो विच इज़ इक्वल्स टू यू के प्लस यू पी, दोनों के सम के बराबर जो होगी वो टोटल सिस्टम की एनर्जी होगी। यहाँ यू के को हमने डिफरेंट उसे डिफाइन किया है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और इसे यू और के से डिनोट करते हैं। ये किस किस से सम से बनती है, अब जो मोशन, हमने तो ये कह दिया कि मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से ये एनर्जी है, तो मोशन किसी तरह का भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, वाइब्रेशनल भी होता है, रोटेशन भी होता है। इन सब के सम को हम ऐड करके वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बताते हैं कि जो हमारी टोटल की जो सी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल करके आती है। नेक्स्ट है यूपी, विच इज़ द ऑफकोर्स मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम किसी भी परफेक्ट गैस की बात करें तो परफेक्ट गैस के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, क्योंकि उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो नो वर्क इज़ डन इन चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को डिस्टेंस चेंज करने के लिए हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है परफेक्ट गैस की, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है।
तो इसीलिए परफेक्ट गैस के पास जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो सारी की सारी क्या होगी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, उसके बाद है डिस्कशन करते हैं अगर हम रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या हम बता रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ मैक्रोस्कोपिकल स्टेट वेरिएबल है। सबसे पहले तो ये द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिपेंड ऑन द इट्स स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यानी उसकी किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी या किसी भी गैस की लगा लो, तो उसकी वो कैसे डिस्क्राइब होगी, बाय इट्स वैल्यू ऑफ इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Internal energy does depend upon the state of the system and not how that state has achieved. इंटरनल एनर्जी किसी भी मटेरियल की स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी कौन सी स्टेट है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैशियस स्टेट है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन सब पे। लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उस स्टेट को अचीव कैसे किया गया है। अगर हम किसी भी रियल गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहें तो वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग एनी ऑफ द मैक्रोस्कोपिकल स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस। यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टेट को चेंज करके हम किसी भी रियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। मतलब प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी फॉर रियल गैसेस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आती है जैसे कि हमने बताया कि दो तरीके हैं हमारे पास थ्रू विच वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। कैसे, मान लीजिए बाय कीपिंग द सिलेंडर इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, सम हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द गैस ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। पता लगा ये आपको। देखिए मान लीजिए कोई भी पिस्टन या सिलेंडर ले लेते हैं हम, है ना, जिसका हायर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसको किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में रख दीजिए। तो अब ज़्यादा टेम्परेचर हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो गैस है आपकी जिसका टेम्परेचर थोड़ा कम है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो इस तरह क्या है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है क्योंकि बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। So this way we can change the internal energy of a system by keeping that system in contact with the cylinder having higher temperature, and that heat will flow from higher temperature to the lower temperature due to the difference in the temperature. ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बाय डूइंग सम वर्क, दैट इज बाय पुशिंग द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग द गैस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, some work has to be done by the gas due to which the internal energy of the gas decrease. Reverse is also true of course. मान लीजिए आपके पास कोई भी सिलेंडर है, ठीक, उसके अंदर पिस्टन है। अगर आप क्या करेंगे, इस पिस्टन को नीचे लेकर के जाते हैं थोड़ा वर्क डन करके, तो आपके गैस मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, उनकी जो एनर्जी है, हीट एनर्जी है, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक, क्योंकि आपने वर्क किया, वो जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ हीट कहाँ स्टोर होगा, इस गैस के अंदर, जिसकी वजह से जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी में अगर इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करनी है तो हम पिस्टन को बाहर खींच लेंगे, ठीक, नीचे से यहाँ ऊपर। तो उस केस में जो गैस काम करेगी, उस केस में गैस की वजह से जो काम किया जाएगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, जिसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, तो क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो डिक्रीज़ होगी। So we observe that heat and work are two different modes of changing the state of thermodynamical system and hence changing the internal energy of the system. कि हीट और वर्क दोनों की मदद से ही हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पहले भी बताया था कि वो वेरिएबल जो किसी भी सिस्टम को, स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स। और उनमें क्या क्या आता है, प्रेशर हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास होगी, उसकी कॉम्पोजिशन होगी। अब थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल एंड सेकेंड इज इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल। ठीक, अब है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं, एक सिंगल ऐसी इक्वेशन है जो डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में जोड़ती हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ क्या है, वो क्या है आपकी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, एंड राइट साइड क्या, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ गैस, R is a gas constant and T is the temperature.
जिसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं ऑफ कोर्स। ये सभी चीज़ें आपकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन चल रही है जो आगे आपको जो समझने में इसे मदद करेगी चैप्टर को। अब हम ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, अगर आपको उसकी थोड़ी नॉलेज हो। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, अगर आप बुक में भी पढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्वाजी स्टैटिक क्या होती है? क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट, बिल्कुल। जो स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे है, जो चेंज नहीं हो रहा, इतना स्लो चेंज कि लगे ही नहीं चेंज हो रहा है। इतनी स्लो स्पीड पे जो चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक चेंज या क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अ प्रोसेस और चेंज इन द स्टेट वेरिएबल्स विच इज इनफाइनाइटली स्लो, इट इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो इन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में होता क्या है? द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। यानी आपकी जो सिस्टम का प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है उनके बीच में अंतर बहुत थोड़ा होता है। ठीक, तो इसी तरह तो उस स्टेट को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाजी स्टैटिक। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। यानी आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी क्या होगा? बहुत थोड़ा होगा, कि ऑलमोस्ट आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के बराबर होगा। तो उस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब हमारे पास आती हैं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, यानी जो आपका थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है वो किस तरह से चेंज होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसकी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन द थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर चेंजेस विद टाइम। हमारे कुछ, हम कब कहेंगे कि कोई प्रोसेस हो रही है, कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हो रही है? हमारे कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, अगर वो पैरामीटर्स चेंज होते हैं वक्त के साथ विद टाइम, तब हम कहेंगे कि जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है वो हो रही है। जैसे फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस के आइसोथर्मल मीन्स जिसमें हीट नहीं चेंज हो रही, यानी टेम्परेचर आपका फिक्स है। एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें ना तो कोई हीट सिस्टम के अंदर आती है ना ही सिस्टम से बाहर जाती है, इसमें टेम्परेचर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडियाबैटिक के अंदर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक। आइसोबारिक, बारिक किसके लिए? प्रेशर के लिए यूज होता है, जिसमें प्रेशर चेंज नहीं होता, फिक्स रहता। आइसोकोरिक, जिसमें आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स रहता है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। डिटेल में इसमें पढ़ेंगे इन प्रोसेसेस को वन बाय वन। अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, आप प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस सिर्फ फोकस करेगी कि आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़ीरो होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज। इस तरह के चेंजेस को कहाँ होते हैं? दिस इज़ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग टेक प्लेस। अगर आपने किसी भी चीज़ का क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, फिक्स रखना है, आप चाहते वो चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको सिस्टम को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, ताकि जो आपकी हीट है ना, वो क्या हो सके? एक्सचेंज कर सके, बाहर से अंदर आ सके और अंदर से बाहर जा सके। तो उसके लिए दो एसेंशियल कंडीशन है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करती हूँ। मान लो आपका कोई सिलेंडर है ना, उस पर पिस्टन आपने नीचे किया, आपने वर्क डन किया, जिसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो पास आ गए। तो आपने वर्क डन किया इस सिस्टम के ऊपर पिस्टन को नीचे पुश करके, तो उसकी वजह से जो गैस मॉलिक्यूल्स पास आए हैं, तो उनकी जो उनसी जो वर्क डन आपने किया वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब आप क्या करोगे? आपने जो वॉल्स बनाई होंगी ना इस कंटेनर की, वो कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो एक्सेस में हीट प्रोड्यूस हुई है वो बाहर जा सके, सो दैट आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे, जो पहले था बाद में भी वही रहे। इसी तरह क्या हो सकता है कि आप क्या करो, आपने एक सिलेंडर लिया जिसमें आपकी गैस ने वर्क डन किया, अगर उसका पिस्टन ऊपर मूव हो गया, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा गैस का। तो अब टेम्परेचर को फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि बाहर की हीट जो सी सिस्टम में एंटर कर सके, सो दैट आपका जो टेम्परेचर है वो फिर से क्या रहे? कांस्टेंट रहे, कि जितनी हीट आपकी लूज हुई है वही आप सराउंडिंग से गेन कर लो। इसमें क्या था, इस केस में क्या था कि जितनी आपके पास एक्स्ट्रा हीट आ गई है वो आप क्या कर दो? सिस्टम को दे दो, सो दैट कि आपका जो नेट अमाउंट है वो फिक्स रहे, जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो इसीलिए इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। क्या है? द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। तो इसके लिए आपको जो आप सिस्टम की वॉल्स रख रहे हो कंटेनर की, वो कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। दैट विल अलो
द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग, ताकि जो आपकी हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट आ गई है या हीट कम रह गई है, वो आप बाहर से ले सको, एक्स्ट्रा को बाहर पास कर सको सराउंडिंग को, सो दैट आपका जो टेम्परेचर है नेट वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मान लीजिए अब यहाँ एक्स्ट्रा हीट बनी है, वो एक्स्ट्रा हीट टेम्परेचर पे तो दिखेगी, वो थर्मामीटर पे तो नोट होगी, हीट ज़्यादा बढ़ी है तो ऑफकोर्स टेम्परेचर भी राइज करेगा। लेकिन अगर आपने इसकी वॉल्स को कंडक्टिंग बना दिया तो जो एक्स्ट्रा हीट थी वो बाहर चली जाएगी सराउंडिंग के पास, और आपका जो टेम्परेचर है वो फिर से एज सच जितना था उतना ही मेंटेन रहेगा। और क्या हो सकता है, हम इसको दूसरा क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। अच्छा, आपका जो आप इसको कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, है ना, एक्सपेंशन और कंप्रेशन इतनी फास्ट नहीं होना चाहिए कि आपका जो गैस और सराउंडिंग के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो होने का टाइम ही ना मिले। इट शुड बी सफिशेंटली स्लो सो दैट दे कैन बी सफिशेंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हमारे पास, मेल्टिंग और क्या है, बॉइलिंग। मेल्टिंग में भी आपने देखा होगा कि आपका मतलब मान लीजिए आइस मेल्ट करके बॉटम में बन रही है तो उसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है। वैसे तो इसमें हम लेटेंट हीट का भी वो करते हैं, पर ये जो प्रोसेसेस है हमारी, इसमें चेंजेस तो हो रहा है लेकिन इसमें जो आपका टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, इसीलिए इनको प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो हमने टेम्परेचर क्या किया, कांस्टेंट रखा है। ये हमारी जो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होती थी, है ना, पी वी वो क्या आएगी, हमारा कांस्टेंट आएगी, क्योंकि एन भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है और यहाँ टी भी कांस्टेंट हो गया, तो राइट हैंड साइड तो आपकी पूरी कांस्टेंट होगी, तो इसीलिए हम इसको पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट रख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी टू वी टू इज इक्वल्स टू पी वन वी वन, यानी कि जितना आपका फाइनल था वॉल्यूम प्रेशर उतना ही आपका, जितना इनिशियल था उतना ही आपका फाइनल होगा। अगर मैं कोई भी आइडल गैस लेती हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो उसकी डी यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। देखिए आपको पता है कि जो यू था वो क्या था, यू के था पूरा का पूरा। इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो किसी भी रियल गैस के लिए, सॉरी आइडल गैस के लिए क्या होती है, पूरी की पूरी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक इंटरनल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया तो ये पैरामीटर तो आपका ज़ीरो नहीं हो जाएगा, तो फाइनली जो इंटरनल एनर्जी होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक, ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है। ठीक, तो उसे ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब आते हैं एडियाबैटिक चेंज के बारे में। एडियाबैटिक चेंज में क्या होता है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें हीट बाहर नहीं जाएगी। जैसे हमने आइसोथर्मल की बात की थी कि हमने जो वॉल्स थी आइसोथर्मल के अंदर कंडक्टिंग बनाई थी ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो सराउंडिंग में चली जाए और हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, फिक्स रहे। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि भले ही आपका वर्क डन करने के बाद आपकी हीट इंक्रीज हुई है, लेट इट बी, उसे इंक्रीज होने दो, चाहे टेम्परेचर अप हो रहा है, राइज हो रहा है, होने दो, लेकिन कोई भी जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी हमारे सिस्टम से। तो उसे करने के लिए हम कैसी वॉल्स बनाते हैं, हम लोग इंसुलेटेड वॉल्स बनाते हैं ताकि हमारी जो हीट है वो बाहर एक्सचेंज ना हो। तो यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस या ऑपरेशन के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ हीट है वो प्रोहिबिटेड। तो हम कह सकते हैं कि अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक चेंज। बच्चे क्या करते हैं एडियाबैटिक चेंज में और आइसोथर्मल में ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ रखनी ही है ध्यान में कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है, एडियाबैटिक में नहीं रहता, क्योंकि आइसोथर्मल में हम हीट को एक्सचेंज करा करके टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, लेकिन एडियाबैटिक के अंदर हमारी रिस्ट्रिक्शन, हम कहते हैं कि बस हीट नहीं एक्सचेंज होनी चाहिए, ना तो हीट अंदर एंटर करेगी सिस्टम के, ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि आपका टेम्परेचर चेंज होता ही होता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें बस हीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, टेम्परेचर के ऊपर नहीं है। इट विल टेम्परेचर तो फॉर श्योर चेंज होगा ही होगा। तो अब दो इसेंशियल कंडीशंस क्या है एडियाबैटिक चेंज की, तो जो वॉल्स है कंडक्टर उसकी कंटेनर की नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए या इंसुलेटेड होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जो हीट एक्सचेंज है बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम या गैस एंड सराउंडिंग ना हो सके। सेकंड क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है वो एकदम सडन और फास्ट होनी चाहिए ताकि देयर शुड बी नो टाइम लेफ्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। ये बिल्कुल आइसोथर्मल के अपोजिट कंडीशंस हैं। अब द एडियाबैटिक रिलेशन क्या होगा बिटवीन पी और वी के, जैसे उसमें पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट था तो इसमें होता है पी वी
रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के एज अ कांस्टेंट। और गामा को हम लोग क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप लिख सकते हैं उसको P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। फ्रॉम द स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास क्या आता है, PV इक्वल्स टू RT आता है। इसमें से अगर मैं P को एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, P की वैल्यू RT अपॉन V। अब इस P को यहाँ आप पुट करके देख सकते हैं, P की जगह क्या आ जाएगा, RT/1, ठीक, अपॉन V गामा इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। ठीक, ये वाली जो सी आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, सॉरी, उसमें हमने पुट किया ये। तो ये क्या आएगा, TV गामा -1 K अपॉन R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इनको TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपका। और यहाँ क्या आ जाएगा, T1 V1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा -1। ये सभी सिंप्लीफिकेशन है वैल्यूज पुट करके। तो ये आपके पास जो रिलेशन है वो निकल के आया एडियाबैटिक चेंज का। अब हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व की जो स्लोप्स हैं उसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ dp/dv। तो अगर हमें पता है कि आइसोथर्मल चेंज क्या होता है, हमारे पास उसका होता है फॉर्मूला PV इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, तो ये 0 आ गई राइट साइड। तो इसे हम फर्दर थोड़ा वो करेंगे सिंप्लीफाई, तो मेरे पास ये आ जाएगा जो, अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊँ तो जो उसकी स्लोप होगी आइसोथर्मल चेंज की वो कितनी होगी, dp/dv इज इक्वल्स टू -p/v। इसी तरह एडियाबैटिक के लिए मैं कैलकुलेट करूँगी, उसमें ये रिलेशन तो आपको स्टैंडर्ड निकाल के भी दिखाए हैं हमने, है ना अभी। तो ये क्या होंगे, PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू K कॉन्स्टेंट। इन्हें डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा फॉर एडियाबैटिक चेंज वो क्या आएगा, dp/dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा P अपॉन V।